कभी कहानियाँ तो कभी जानकारियाँ होती हैं, कभी समस्याएं तो कभी चुनौतियाँ होती हैं। बस्तर टॉकीज़ में हर रोज़ आपके सामने कुछ ना कुछ एक नई जानकारी लेकर हम आते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल आज हम आपको कोई कहानी नहीं सुना रहे, कोई चुनौती नहीं दिखा रहे। आज हम आपको आज की जानकारी अपडेट कर रहे हैं। जानकारी ये है कि बस्तर संभाग के अलग अलग इलाकों में दो बड़ी घटनाएँ हुई हैं। मुझे लगा कि इसकी जानकारी आपको देनी चाहिए। दरअसल बस्तर संभाग में बीजापुर और दंतेवाड़ा का जो इलाका है, जिसमें किरंदुल की पहाड़ियाँ हैं, किरंदुल की वो पहाड़ियाँ जिसे लोहे की पहाड़ियाँ कही जाती हैं, लेकिन मैं उसे सोना उगलने वाली पहाड़ी कहता हूँ, क्योंकि करोड़ों रुपए वहाँ से सरकार को फ़ायदे के तौर पर मिलते हैं। तो उन पहाड़ियों के पीछे पुलिस के जवानों के द्वारा 3 दिन का ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने इसकी सारी जानकारियाँ और डिटेल जो उपलब्ध करवाई और कुछ घटनास्थल से वीडियो फुटेज भी उन्होंने उपलब्ध करवाए हैं। तो मुझे लगा कि ये जानकारी मेरे दर्शकों को तो ज़रूर मिलनी चाहिए। और दूसरी घटना ये हुई है कि बीजापुर के इलमिड़ी क्षेत्र में आज नक्सलियों के ट्रैप में एक जवान फंस गया और घायल हो गया है, चूँकि आईडी बम ब्लास्ट हुआ है वहाँ पे। तो दोनों ही जानकारी की विस्तृत जानकारी ये है कि लगभग जो बस्तर आईजी ने बताया सुंदरराज पी ने कि 4 मार्च को बीजापुर और दंतेवाड़ा के जो संयुक्त टीम है, जिसमें कि महिला बल भी थे, दंतेश्वरी फाइटर्स, जिनका गठन दंतेवाड़ा में किया गया है स्पेशली महिलाओं को लेकर, और साथ ही साथ एसटीएफ, डीआरजी और जिला बल की जो टीम है, उनके साथ में एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जो कि किरंदुल की पहाड़ियों के पीछे के कई गांव में लगातार 3 दिनों तक चला था। 3 दिनों तक चली इस ऑपरेशन में 2 बार जवानों की मुठभेड़ नक्सलियों से ही बताया जा रहा है कि जो सूचना तंत्र हैं पुलिस के, उनके आधार पर जो जानकारी मिली थी कि किरंदुल की पहाड़ियों के पीछे जो कुछ गांव हैं, जिसमें लोहा गांव, करका, मुरतोंडी और कांवड़ गांव, पुसनार, बुर्जी कुर्विस, इस तरह के जो कुछ गांव हैं, इन गांव में माओवादियों के एकत्रित होने की जानकारी लगातार पुलिस को मिल रही थी। और जिस लिहाज से उन्हें घेरने के लिए, आपको याद होगा बीते दिनों मैंने गमपुर का एक जिक्र किया था और गमपुर की एक कहानी बताई थी कि 2 साल से कैसे वहाँ एक डेड बॉडी को आज भी न्याय की उम्मीद में रखा गया है। तो ये जो इलाका है उसी ओर का इलाका है। मैंने आपको उस समय भी दिखाया था कि किरंदुल की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के पीछे ये गांव बसा हुआ है, जहां पे सरकार का पहुंचना काफ़ी मुश्किल है। और यही वजह है कि इन इलाकों में माओवादी अपने आप को काफ़ी सुरक्षित भी मानते हैं। तो पुलिस के पास जो जानकारी मिली होगी कि बड़ी संख्या में माओवादी वहाँ एकत्रित हैं, तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, क्योंकि माओवादियों के लिए काफ़ी अनुकूल इलाका है। उस इलाके में यदि माओवादियों को घेरना है तो निश्चित ही तौर पर कॉम्बिंग ऑपरेशन ही करना होगा, जिसमें कि 2 अलग अलग जिलों के फोर्स को मौके पर रवाना करना पड़ेगा अलग अलग दिशा से, जिससे कि आप माओवादियों को घेर सकें। तो और यही वजह है कि दंतेवाड़ा जिला और बीजापुर जिले से इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। 3 दिन तक चले इस ऑपरेशन में जो पुलिस ने पूरी जानकारी दी है, उसमें उन्होंने बताया कि 4 मार्च और 5 मार्च को 2 बार माओवादियों से जवानों का आमना सामना हुआ। इस दौरान काफ़ी मुठभेड़ें हुई हैं और घटनास्थल की जो तस्वीर पुलिस ने जारी किया है, तो इस तस्वीर को देख के भी लगता है कि जिस तरह से आप देख रहे होंगे तस्वीर में कि किस तरह से खाने के बर्तन रखे हुए हैं और खाना बनाने की व्यवस्था थी, जलता हुआ चूल्हा भी था वहाँ पे जो बुझ गया है हालांकि, और जिसे देखकर ये उम्मीद लगाई जा रही है कि यहाँ पे बड़ी संख्या में माओवादी रहे हैं। हालांकि पुलिस ने पूरी जानकारी नहीं दी है, आधी अधूरी जानकारी दी है, क्योंकि लिखित में उन्होंने बताया कि नक्सलियों के कुछ साहित्य और दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। दरअसल माओवादियों के दस्तावेज देखकर भी समझ में आता है कि किस स्तर के माओवादी घटनास्थल पर रहे होंगे। तो पुलिस ने हालांकि उसके साक्ष्य या उसकी तस्वीरें जारी नहीं की हैं, जिससे देखकर यह पता लगाया जा सके, क्योंकि छोटे कैडर के जो माओवादी होते हैं उनके पास भी प्रभात और ऐसी कई पत्रिकाएं माओवादी संगठन की होती हैं। लेकिन जब बड़े स्तर का माओवादी लीडर अगर किसी घटनास्थल पर या किसी कैंप में होता है, तो वहाँ के दस्तावेज भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और हो सकता है कि काफ़ी महत्वपूर्ण दस्तावेज हों, और यही वजह है कि पुलिस ने उन दस्तावेजों को पत्रकारों से साझा नहीं किया है। लेकिन जो दूसरे दिन 5 मार्च को फिर गंगालूर के इलाके में जो मुठभेड़ हुई, जो कि टेका मेटा पारा के आसपास मुठभेड़ होना पुलिस ने बताया है, वहाँ से उन्होंने जो तस्वीरें जारी की हैं कि घटनास्थल पर माओवादियों ने लगातार जवानों को बड़ा नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से उन पर बीजीएल और यूबीजीएल से भी प्रहार किया। यूबीजीएल क्या होता है? अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, AK-47 के नीचे ये लगता है और इससे आप जो है ग्रेनेड को काफ़ी दूर तक फेंक कर सीधे जहां आप चाहेंगे उस स्थान तक आप अपने जो ग्रेनेड को है गिरा सकते हैं। तो उसमें ये काफ़ी अपडेट वर्जन माना जाता है, तो उसका उपयोग भी माओवादियों के द्वारा किया गया है, ऐसा दावा
पुलिस ने किया और तस्वीरें भी घटनास्थल की साझा की हैं और साथ ही साथ वो तस्वीरें भी साझा की हैं जिसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरह से माओवादियों ने अपने लिए खाना बनाने की तैयारी कर रखी थी। जिन बर्तनों को देखा जाए तो उससे भी लगता है कि संख्या कम से कम जो है 30 से 40 की तो रही होगी, जितने बड़े बर्तन वहाँ पे खाना बनाने के लिए उपयोग किए गए हैं। हालांकि इस 3 दिन के इस ऑपरेशन में पुलिस का दावा जरूर है कि एक बड़ा ऑपरेशन था और 2 बार मुठभेड़ हुई और बड़े बड़े जो यूबीजीएल और बीजीएल जैसे हथियार उन पर दागे गए। तो पुलिस के हाथ क्या लगा है इस पूरे मामले पे? पुलिस के हाथ लगा है तो कुछ दस्तावेज जो पुलिस ने दिखाए नहीं है। और दूसरी बात कि पुलिस का दावा ये भी है कि इस 3 दिवसीय ऑपरेशन में कई माओवादी घायल भी हुए हैं। हालांकि एक भी घायल माओवादी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है और पुलिस के अनुसार जो घायल माओवादी हैं वो अपने साथियों के साथ सुरक्षित वहां से बाहर निकल गए। किसी भी मारे गए माओवादी की डेड बॉडी भी रिकवर नहीं की जा सकी है। केवल ये बताया गया है कि 3 दिन में एक बड़ा ऑपरेशन था और ये घटनास्थल की तस्वीरें हैं। दूसरी घटना है बीजापुर की। बीजापुर की घटना में मैंने पहले ही बताया कि आज किस तरह से एक जवान माओवादियों के ट्रैप में फंस गया। ट्रैप में कैसे फंस गया कि महिला दिवस आ रहा है और महिला दिवस आ रहा है तो माओवादी क्या करते हैं कि माओवादी भी महिला दिवस मनाने के लिए आह्वान करते हैं और इस दौरान महिलाओं के उत्थान के लिए और उनके लिए तमाम बातें अपने जो उनके निजी विचार हैं उसके लिए वो अलग अलग स्थानों पे अंदरूनी इलाकों पे बैनर पोस्टर इस तरह से लगाया करते हैं। तो आवापल्ली का जो इलाका है उससे इलमिड़ी एक गांव पड़ता है और इलमिड़ी गांव की ओर अगर आप जाएं तो वहां इलमिड़ी थाने से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर माओवादियों ने बैनर पोस्टर लगा रखा था। अमूमन ये होता है कि जब भी माओवादी बैनर पोस्टर लगाते हैं और पुलिस को जानकारी मिलती है तो पुलिस के जवान जाकर उन बैनर और पोस्टरों को वहाँ से हटा दिया करते हैं। ये जवानों के लिए रूटीन का वर्क है जो कि अंदरूनी इलाकों में तैनात हैं। आज भी ठीक वैसे ही हुआ। इलमिड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत में जिस तरह से 3 किलोमीटर की दूरी पर माओवादियों ने बैनर पोस्टर लगाया था तो इलमिड़ी थाने से ही एक जवान है, कई जवान निकले हुए थे जिसमें एक सुरैया तालांडी एक जवान है जो कि जिला बल का जवान है और पट्टनम का निवासी था। वो जैसे ही बैनर उठाया ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट हुआ तो उस घटना में वो जवान जो है घायल हो गया। हालांकि अच्छी बात यह है कि जवान बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है और उसका इलाज अभी भी बीजापुर के जिला अस्पताल में ही चल रहा है। तो इस तरह से माओवादी जो है ट्रैप में भी फंसाते हैं जवानों को। उनको पता है कि आप बैनर पोस्टर लगाए हैं और बैनर पोस्टर लगा है तो निश्चित ही है कि जवान उठाएंगे ही और जैसे ही उठाने आएंगे वैसे ही उसमें कमांड आईडी या फिर इस तरह के प्रेशर आईडी बम लगा दिया करते हैं और लगा देने के बाद जैसे ही जवान उसको उठाता है बम ब्लास्ट हो जाता है और इस तरह से बिना किसी नक्सलियों को ज़्यादा जद्दोजहद किए जवानों को वो आसानी से अपना निशाना बना लेते हैं और आज उसमें जवान सफल भी हो गए। और यही वजह है कि जवानों को जब भी सर्चिंग पर जाते हैं तो उन्हें ये एहतियातन उन्हें समझाया जाता है कि जब भी आप सर्चिंग पर जाएं तो किस तरह से आपको चलना होगा, किस तरह से किसी भी सामान को अगर आप देखते हैं तो उसे सीधे नहीं उठाना है, उसे उठाने की भी एक प्रक्रिया होती है। जंगल में हर कदम के लिए आपको एक प्रक्रिया, एक प्रोटोकॉल का पालन करना होता है और जहाँ प्रोटोकॉल से चूके तो इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। तो ये 2 बड़ी घटनाएं थी। मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए, मेरे दर्शकों को कम से कम इसकी जानकारी होनी चाहिए कि आज बस्तर में क्या हुआ। लेकिन एक घटना से लेकर एक सवाल मेरे मन में भी आया कि भैया यार मतलब बैनर पोस्टर आप लोग लगाते हैं जो माओवादी हैं, मैं भी जंगल में घूमता हूँ और भी जो बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर के मेरे जो साथी पत्रकार हैं वो तो मेरे से ज़्यादा जंगलों में जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए। तो ऐसे आप अगर बैनर पोस्टर के नीचे बम लगा दोगे, आईडी बम लगा दोगे या कमांड आईडी लगाओगे तो कभी अगर मान लो पत्रकार भी उठाए तो वो भी निपट जाएगा आपके इस आईडी बम की चपेट में आके। तो इस तरह से तो हर कोई खतरे में है। मान लो कोई ग्रामीण उठा लिया उस बैनर पोस्टर को तो वो भी मारा जाएगा। तो आप जवानों को निशाना बनाने की जो कोशिश करते हैं और उस फिराक में आप तो सभी को निशाने पे रखें। तो इस तरह से अगर माओवादी करते हैं तो उन्हें सोचना चाहिए कि आम आदमी भी आपकी इस बम की चपेट में आ सकता है और आता ही है। इसके पहले कई घटनाएं हुई हैं। अभी बीते दिनों आपको मैं बता रहा था पिछले परसों की रिपोर्ट में कि किस तरह से कांकेर क्षेत्र में बीएसएफ ने जो बरामद किया, पाइप बम ब्लास्ट हुआ और उसके ऊपर एक कुत्ते का पैर पड़ गया था, कुत्ते की मौत हो गई। इसके पहले कई घटनाएं हुई हैं जिसमें जंगल में घूमने वाले जानवरों के पैर जब आपके लगाए गए इस बम की चपेट पैर के ऊपर आ जाते हैं तो वो भी उसके चपेट में आ जाते हैं, उनकी मौत हो जाती। कई घटनाएं तो जंगल से बाहर निकल कर सामने ही नहीं आती। कई ग्रामीण इस घटना में मारे गए हैं। तो इस तरह की घटना कभी भी हो सकती है और इस तरह से के खतरे हमेशा बस्तर के जंगल के अंदरूनी इलाकों में होते हैं और माओवादी जवानों को अपने ट्रैप में फंसाने के चक्कर में हर किसी को खतरे में डाल दिया करते हैं। माओवादियों को इस बात को सोचना चाहिए।
ये जानकारी थी। अगर आपको लगता है कि बस्तर के हर छोटी से बड़ी घटनाओं पे बातचीत होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, जानकारी मिलती रहनी चाहिए, अपडेट होते रहना चाहिए, क्योंकि आप तो देश और विदेश की घटनाओं से अपडेट रहते ही हैं, तो बस्तर की घटनाओं से भी आपको अपडेट रहना चाहिए, तो आप बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।